हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे आइसलैंड सीरीज के सेकंड पार्ट की। अगर आपने इसके फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। गाइस, इस पार्ट की स्टार्टिंग में हमें सूर्योन नाम की लड़की को एक रिचुअल परफॉर्म करते हुए दिखाते हैं, जहाँ से वो एकदम से गायब हो जाती है। जिसके बाद अगले सीन में बेनजोंग अपनी पोती बियोमजी को बेंजोला के बारे में बता रही होती है। दरअसल में पहले के टाइम में जब किसी औरत पे जुल्म होता था तब वो बेंजोला की स्पिरिट से एक रिचुअल करके मदद मांगती थी, जिसके बदले में उन्हें कुछ कीमत भी चुकानी पड़ती थी। बियोमजी बेनजोंग से पूछती है कि अभी भी बेंजोला की स्पिरिट एग्जिस्ट करती है, तो बेनजोंग उससे कहती है तुम्हें क्या लगता है? तो बियोमजी कहती है मुझे लगता है वो अभी भी एग्जिस्ट करती है। तभी हमें मियू को दिखाते हैं, वो मिस्टर चैंग से वान को ये बोलकर मिलवा देती है उसने एक नया बॉडीगार्ड हायर कर लिया है, लेकिन मिस्टर चैंग वान को देखते ही पहचान लेते हैं। नेक्स्ट सीन में जब मीहो बच्चों की अटेंडेंस ले रही होती है तो बच्चे उससे पर्सनल सवाल पूछने लगते हैं, लेकिन मीहो उनकी बातों को इग्नोर करके उनकी अटेंडेंस लेने लगती है। तो जैसे ही वो सूर्योन का नाम लेती है वैसे ही बियोमजी क्लास से उठकर चली जाती है। हालांकि मीहो उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं रुकती है। बियोमजी अपनी फ्रेंड सूर्योन के घर पहुंचती है, जहां वो सूर्योन की बॉडी पर काफी सारी चोटें लगी हुई देखती है। उसे उसके बॉयफ्रेंड रांग ने मारा था, वो एक साइकोपैथ था। वो सूर्योन से स्कूल जाने को मना करता था। तो बियोमजी उससे पूछती है कि तुम्हारे पास में कोई मैसेज वगैरह है जिसे हम तुम्हारे बॉयफ्रेंड के खिलाफ एविडेंस के तौर पे यूज कर सकें, लेकिन सूर्योन डर के मारे मना कर देती है और बियोमजी को बताती है रांग के पास में उसके प्राइवेट फोटोज हैं जिससे वो उसे ब्लैकमेल करता है। तभी सूर्योन के पास में रांग की कॉल आती है और वो उससे पूछता है कि तुम्हारे रूम में कोई है, क्योंकि वो उसके घर के बाहर ही खड़ा हुआ था। तो सूर्योन डर के मारे बियोमजी को अपने रूम से बाहर निकाल देती है और खुद रूम में बंद होकर जोर जोर से रोने लगती है। तो बियोमजी अपनी फ्रेंड की मदद करने के लिए मीहो के पास जाती है, क्योंकि मीहो काफी अमीर थी इसलिए उसके पास में काफी पावर भी थी, लेकिन मीहो उसकी मदद नहीं करती है। वो उससे कहती है इसमें तुम्हारी मदद पुलिस करेगी। अगले सीन में मिस्टर चैंग बेनजोंग से मिलने आए होते हैं, जहाँ एक फ्लैशबैक से हमें पता लगता है मिस्टर चैंग भी एक प्रीस्ट थे। उनके सीनियर के अंदर एक लस्ट डीमन घुस गया था जो कि उन्हें मारने वाला था, लेकिन लास्ट टाइम पर वान ने आकर उनकी जान बचाई थी और उन्हें जेजो आइलैंड छोड़ के जाने को कह दिया था। और वो बेनजोंग को अपने बारे में याद दिलाते हैं और कहते हैं उन्हें सेवियर की यानी कि मीहो की काफी चिंता है, क्योंकि लास्ट टाइम वान ने उसकी जान ले ली थी और इस बार भी वो उसके ही साथ में रह रहा है। तो बेनजोंग उसे बताती है ऐसा नहीं है, बल्कि वान ने ही जेजो आइलैंड पे अभी तक मीहो की रक्षा की है। तभी मिस्टर चैंग घर आकर वान को उसका रूम दिखाते हैं। वान ने भी उन्हें पहचान लिया था। वो उनसे कहता है लास्ट टाइम मैंने तुमसे कहा था यहाँ वापस लौट कर मत आना, नहीं तो मारे जाओगे। तो मिस्टर चैंग उससे कहते हैं उन्हें उस पर पूरा भरोसा है, वो किसी को नहीं मारेगा, खास करके मीहो। वहीं दूसरी तरफ सूर्योन रांग की ब्लैकमेलिंग से परेशान हो चुकी थी, इसलिए वो सुसाइड करने की कोशिश करती है लेकिन नहीं कर पाती है। पर उसे बियोमजी का एक लेटर मिलता है जिसमें उसने बेंजोला के बारे में सब कुछ लिख दिया था। तो सूर्योन सीधे बेंजोला की ट्री के पास जाती है और रिचुअल करने लगती है। तभी अचानक से वहाँ सब कुछ हिलने लगता है और तेज हवाएं चलने लगती हैं और सूर्योन गायब हो जाती है। इधर वान का भी खंजर वाइब्रेट करने लगता है, उसे महसूस हो जाता है कुछ हुआ है। और उसी टाइम पर मीहो घर पर वर्कआउट कर रही होती है कि युवान आ जाता है, तो वो उसे देखकर चिल्लाने लगती है। उसे लगता है वो कोई चोर है। जिसके बाद में मिस्टर चैंग युवान को अपना भतीजा बताकर उससे इंट्रोड्यूस करा देते हैं और वो बताते हैं ये इटली से आया है। मीहो के ये पूछने पे कि क्या वो उसे जानता है, तो वो कहता है उसने उसे न्यूज पे देखा है। साथ ही वो उससे कहता है तुम्हारी फाइट बहुत अच्छी है। तो मीहो को युवान का नेचर काफी अच्छा लगता है, इसलिए वो उससे बातें करने लगती है। वो उसे मॉन्स्टर और वान के बारे में बताती है और वान का नाम जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसको काफी चढ़ गई थी इसलिए वो गिरने लगती है, लेकिन गिरने से पहले वान आकर उसे पकड़ लेता है और उसे उसके रूम में छोड़ देता है। जिसके बाद युवान वान से मिलता है और वान से कहता है मैं तुम्हें क्या बुलाऊं, दादाजी या अंकल? वो पूछता है तुम्हारी एज क्या होगी? युवान कहता है तुम तो एक मॉन्स्टर हो, तुम्हें काफी खतरनाक और डरावना दिखना चाहिए, लेकिन तुम तो काफी क्यूट दिखते हो, और तुम्हारा वो डैगर कहाँ है? और वो उसे और भी काफी चिढ़ाने वाली बातें कहता है। जिसके बाद वान उससे कहता है वो डैगर मेरे जेब में है, लेकिन अगर तुम कहो तो तुम्हारी गर्दन पर भी हो सकता है। जिसके बाद हमें अगले सुबह को मीहो को दिखाते हैं। जब वो सोकर उठती है तब वो युवान को प्रेयर करते हुए देख लेती है, जिससे उसे पता लग जाता है युवान एक प्रीस्ट है। तो उसे अब काफी अफसोस हो रहा होता है, क्योंकि रात उसने पीकर एक प्रीस्ट से काफी उल्टी सीधी बातें की थी। तभी वो स्कूल जा रही होती है तो युवान भी उन दोनों के साथ में ही जाने लगता है,
जहाँ रास्ते में वान को कुछ अजीब सी फीलिंग हो रही होती है, तो वो रास्ते में ही कार रुकवा देता है और वहाँ से जंगल में चला जाता है। हालांकि मीहो को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, लेकिन फिर भी वो लोग स्कूल के लिए निकल जाते हैं। स्कूल पहुँचने पर मीहो की कार के आगे बियोमजी आ जाती है, तो मीहो उसे उठाती है, जहाँ उन्हें पता लगता है बियोमजी रो रही है। तो वो दोनों उससे रोने का कारण पूछते हैं, तो बियोमजी उन्हें वेंजुला और सूर्योन के बारे में बता देती है। तभी वो दोनों भी उसके साथ में सूर्योन के घर जाते हैं। उसके घर पहुंचकर वो बियोमजी को वहां से भेज देते हैं और खुद रियोन के पास जाते हैं। इधर वान वेंजुला के ट्री के पास पहुंच गया था, जहां एक बहुत बड़ा सा गड्ढा हो गया था, जिसमें से डीमन निकल रहे थे। वाइब्रेट होने लगता है और इधर युवान और मीहो जैसे ही रियोन के पास आते हैं, वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है और युवान एक्सोरिज्म की तैयारी करने लगता है, लेकिन उसका रियोन पे कोई भी खास फर्क नहीं पड़ता है। उल्टा वो उन दोनों को वेंजुला के जंगल में ले जाती है। इधर वान के पास में एक इंसान होता है, जिसे वान नहीं देख पा रहा था, क्योंकि उसने उसके चारों तरफ एक इनविजिबल शील्ड बना रखी थी, जिससे वान उसे नहीं देख सकता था। वो इंसान कोई और नहीं गिमटान था, जो कि वो दूसरा बच्चा था जो डीमन हंटर बनने के प्रोसेस में बच गया था, और उसने वान के साथ में ट्रेनिंग भी की थी। इधर वेंजुला के ट्री ने रियोन को अपने अंदर संभाल लिया था और वो मीहो को मारना चाहता था, लेकिन युवान उससे बचा लेता है और ट्री से लड़ने लगता है। पर वो उस ट्री के सामने काफी कमजोर था और उसके सामने ज्यादा देर टिक भी नहीं पाता है। तभी वो उस ट्री की पकड़ में आ जाता है, जिसके बाद वो ट्री मीहो पे भी हमला करने लगता है, लेकिन उससे पहले वहाँ पर वान आ जाता है और उसे बचा लेता है। तभी वान मीहो से वहाँ से चलने को कहता है, लेकिन मीहो उसे रियोन को बचाने को कह रही थी, तो वो उससे कहता है रियोन को नहीं बचा सकते हैं, क्योंकि रियोन ने खुद ही वेंजुला को चुना है। तो मीहो को गुस्सा आ जाता है और वो वान को कायर बोलने लगती है, जो कि वान को काफी बुरा लगता है, क्योंकि आज तक कभी भी किसी ने उसे कायर नहीं बोला था। उन दोनों के बीच में बहस होने लगती है, तो युवान उनसे अपने आप को बचाने को कह रहा होता है, क्योंकि उस ट्री ने उसका गला दबा रखा था, लेकिन वो दोनों उसकी बात को सुन ही नहीं रहे होते हैं। उन दोनों के बीच में एक रोमांटिक फाइट चल रही होती है, लेकिन बेचारा युवान मदद के लिए चिल्ला रहा होता है। तभी अचानक से वान उसे अपने खंजर के थ्रू बचा लेता है, जिसके बाद वो दोनों मिलकर उस ट्री से लड़ते हैं और मीहो रियोन को बचाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो ट्री मॉन्स्टर उन तीनों पे भारी पड़ रहा होता है। वो एक एक कर तीनों को अपनी शाखाओं में जकड़ लेता है और मीहो को मारने लगता है। तो यहाँ वान भी उसकी पकड़ से अपने आप को नहीं छुड़ा पा रहा था, तो इसलिए उसे अपनी लस्ट डीमन वाली फॉर्म में आना पड़ जाता है, जिससे वो अपने आप को छुड़ा लेता है और बाकी लोगों की भी मदद करता है। लेकिन मीहो रियोन की मदद करने से पीछे नहीं हट रही थी। वो फिर भी उसे बचाने की कोशिश करती है और उसके पास में जाकर उससे कहती है, मैं तुम्हें बचा लूंगी और जो भी तुम्हारे साथ में गलत हुआ है उसका भी बदला लूंगी। लेकिन वो ट्री हल्के हल्के रियोन को पूरी तरह से अपने अंदर समाने लगा है, जिसे देखकर मीहो के अंदर से एक बहुत खतरनाक सी ऊर्जा निकलती है और उससे एक बहुत बड़ा सा ब्लास्ट भी होता है, और इस वजह से वो मॉन्स्टर मर जाता है, जिससे रियोन बच जाती है। वो एनर्जी ब्लास्ट इतना खतरनाक था कि उसका एहसास बियोमजी, बेंजोंग और गिमटान को भी होता है। तभी वान अपने ब्लड से एक पोर्टल बनाकर उन लोगों को बेंजोला फॉरेस्ट से रियल वर्ल्ड में ले आता है, जहां आकर मीहो बेहोश हो जाती है, और जब उसे होश आता है तब वो सबसे पहले रियोन के बारे में पूछती है। तभी मीहो रियोन से मिलने जाती है, जो कि कोमा में थी, लेकिन वहाँ रियोन के माता पिता भी थे। वो मीहो से रियोन की मदद करने का शुक्रिया अदा करते हैं। तभी मीहो युवान से मिलती है और उससे पूछती है, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? जिस पे युवान उससे कहता है वो अपनी रिसर्च से उसके पास आया है, लेकिन मीहो फिर भी कुछ नहीं समझ पाती है। इधर वान बेंजोंग के साथ में होता है, जहाँ बेंजोंग कह रही होती है उसे विश्वास नहीं हो रहा है बेंजुला ने ऐसा किया, क्योंकि बेंजुला की स्पिरिट कभी भी लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाती है, और खास करके जेजो आइलैंड के लोगों को तो बिल्कुल कुछ नहीं करती है। तो वान कहता है उसे महसूस हो रहा था कि उस पे किसी ने कब्जा कर रखा था। तभी बेंजोंग वान से कहती है, तो मैं लस्ट डीमन में नहीं बदलना चाहिए था, क्योंकि उससे सेवियर को बहुत खतरा है। तो वान उससे कहता है, मैं अपने आप पे कंट्रोल कर सकता हूँ। इधर मिस्टर चैंग कुछ पुरानी सेवियर की पेंटिंग देख रहे थे, तो मीहो उनके पास में आती है और उनसे कहती है रियोन के बॉयफ्रेंड के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालिए। तभी हमें युवान को दिखाते हैं, वो हाई प्रीस्ट से बात कर रहा था। वो उसे बताता है उसने आज सेवियर की पावर को देखा, वो बहुत पावरफुल है, लेकिन अभी उसकी पावर जागी हुई नहीं है। वो बान के बारे में भी बताता है। तो प्रीस्ट उससे कहता है, चाहे जो भी हो जाए तुम्हें सेवियर को प्रोटेक्ट करते रहना है और जल्द से जल्द उसे जगाने की कोशिश करना है। जिसके बाद युवान बान के पास जाता है और
उससे कहता है तुम्हें कैसा लगता है ऐसे इंसान के साथ में रहते हुए जिसे तुम एक बार मार चुके हो। जिसपे बान उससे कहता है तुम चाहो तो मैं तुम्हें भी एहसास करा सकता हूँ कि लोगों को मुझसे मरने पर कैसा लगता है, लेकिन युवान वहाँ से चला जाता है। इधर मिस्टर चैंग ने रियोन के बॉयफ्रेंड की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली थी, तो वो मीहो को बताते हैं रांग ने रियोन की तरह बहुत सारी लड़कियों को ब्लैकमेल किया है, कुछ को मारा भी है। तभी मीहो हॉस्पिटल रियोन से मिलने जाती है जहाँ रांग भी था, तो मीहो उसे देखकर रियोन से मिलने को मना करती है, जिस पे रांग उससे माफी मांगता है और अचानक से हंसने लगता है। वो उससे कहता है तुम्हें ये लग रहा है तुमने मुझे हरा दिया, लेकिन ऐसा नहीं है, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकती हो क्योंकि तुम यहाँ अकेली अमीर नहीं हो, मैं भी बहुत अमीर हूँ। मैं जल्द से जल्द जेल से बाहर आ जाऊंगा और फिर तुम्हारा नंबर होगा। ये सुनकर मीहो को गुस्सा आ जाता है, पंच करके गिरा देती है। ये सारी बातें वान देख रहा था, जिसके बाद बान बेंजोला के ट्री वाले गड्ढे के पास में जाता है और वहाँ जाकर रियोन को इंसाफ दिलाने के लिए प्रे करता है और एक लेटर भी वहाँ रख देता है। तभी हमें रांग को दिखाते हैं वो सूरियोन के प्राइवेट फोटो को वायरल करने जा रहा होता है कि वहाँ पर अचानक से बेंजोला की स्प्रिट आ जाती है और रांग को बहुत बुरी तरह से मार देती है। तभी सूरियोन को भी होश आ जाता है, जिससे उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है। तभी अगले दिन बेंजोंग मीहो से बियोमजी की ग्रैंड मदर कहकर मिलती है। बियोमजी और सूरियान की मदद करने के लिए शुक्रिया अदा भी करती है। बेंजोंग वहाँ से जा रही होती है तो उसे वान मिल जाता है और वो उसके साथ में काफी फ्रेंडली था, इसलिए वो थोड़ी मस्ती करने लगता है, जिसे मीहू देख लेती है तो उसे पता लग जाता है वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं और वो ये देखकर काफी खुश होती है क्योंकि वान बहुत कम हंसता था, लेकिन बेंजोंग के साथ में वो बहुत खुश दिख रहा था। जिसके बाद डिनर पे मीहू वान से बेंजोंग के बारे में पूछती है तो वान को लगता है मीहू को सब याद आ गया, लेकिन कुछ और बातें सुनकर उसे महसूस हो जाता है कि उसे कुछ भी याद नहीं आया है। तभी रात में मीहू को न्यूज मिलती है रांग का मर्डर हो गया है, तो वो भागकर वान के पास जा रही होती है, जहां उसे रास्ते में युवान मिल जाता है जो कि उसके लिए फूड लेकर आया था। वो उसे फूड देने की कोशिश करता है, लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं देती है और भागकर बान के पास पहुंच जाती है और उससे पूछती है कहीं उसने तो रांग को नहीं मारा है। तो बान उससे कहता है वो इंसानों को नहीं मारता है। जिसके बाद वो वान को एक फोन देती है और उससे कहती है ये सेल फोन है, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो या फिर मुझे तुम्हारी जरूरत होगी तो मैं तुम्हें इससे कॉल कर पाऊंगी। उसने उसके फोन में अपना नंबर मास्टर के नाम से सेव किया होता है। तो वान उससे कहता है मैं जानता हूँ ये क्या है, मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूँ, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी मीहू भी वापस आ जाती है, जहाँ उसे युवान का लाया हुआ फूड मिल जाता है जो कि काफी टेस्टी था, इसलिए वो उसे वान को देने जाने लगती है। इधर हमें युवान को दिखाते हैं, वो वान के पास आकर उससे मीहू के पिछले जन्म की बातें करने लगता है और उसे गुस्सा दिलाने में कामयाब हो जाता है। तो उन दोनों के बीच में काफी खतरनाक फाइट होती है। युवान ने वान को पकड़ने की तैयारी पहले से ही कर रखी थी। वो हल्के हल्के उसे अपने जाल में फंसा लेता है और उसे पकड़ लेता है। युवान उससे कहता है तुम कोई इंसान नहीं हो, तुम एक मॉन्स्टर हो, जिससे वान को गुस्सा आ जाता है और वो लस्ट डीमन में बदल जाता है और युवान की पकड़ से छूटकर उसका गला पकड़ लेता है। तभी वहाँ पर मीहू आ जाती है। वान को देखकर उसके हाथ से खाने की प्लेट गिर जाती है। तभी वान मीहू की तरफ जाने लगता है और कूदकर उस पे अपने खंजर से हमला करता है और यहीं इस पार्ट का एंड हो जाता है। सो गाइस, नेक्स्ट और आखिरी पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जाने से पहले नेक्स्ट पार्ट के लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन को चेक कर लें। अगर अभी नहीं है तो जल्द से जल्द आपको देखने को मिल जाएगा, या फिर आप नेक्स्ट पार्ट लिखकर वीडियो पे कमेंट कर दें, मैं नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपकी कमेंट में डाल दूंगा।